आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जो कि है लॉज ऑफ मोशन। अब इसमें आज का जो क्लास होगा वो थोड़ा इंट्रोडक्टरी क्लास होगा और थोड़ा समझने वाला होगा। हम बेसिकली उसके बैकग्राउंड को समझेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास से हम लॉज पे चलेंगे जो न्यूटन साहब ने हमें दिया है। ठीक है, लेकिन आज हमें अपना लॉ को समझने के लिए, वो लॉ को समझने के लिए जो हमारा बेसिक्स होता है उसको क्लियर करना बहुत जरूरी है। अब मोशन, अब इसका मतलब क्या पता पड़ता है? इससे पहले हमें चैप्टर में पढ़ के आए मोशन इन ए प्लेन, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन पढ़ के आए। मोशन का मतलब क्या होता है? कोई बॉडी जब मूव करता है ना, मोशन होता है। अब कोई बॉडी मूव क्यों करता है? साइंस का मतलब, फिजिक्स का मतलब ये है कि हर क्वेश्चन का क्यों होना चाहिए जरूरी है, हर आंसर का क्यों होना जरूरी है। तो अगर मोशन हो रहा है तो क्यों हो रहा है? फोर्स की वजह से। मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट ऐसा रखा हुआ है या फिर कोई कहीं पे भी है, उस पर अगर मैं फोर्स लगाता हूं तो वो मूव करेगा। तो फोर्स यहां पे एक बात आ जाती है, फोर्स क्या होता है? फोर्स का डेफिनेशन अगर हम बात करें, फोर्स क्या होता है? ये मैं बोल रहा हूं फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स क्या होता है? फोर्स का मतलब अगर हम समझने जाएं तो फोर्स क्या होता है? जब फोर्स का मतलब यह होता है जिसके एप्लीकेशन से, ठीक है, जिसके एप्लीकेशन से अगर एक बॉडी मूव हो रहा है या फिर मूव होता हुआ बॉडी रेस्ट पे आ रहा है या फिर एक बॉडी का शेप चेंज हो जा रहा है, एक बॉडी का डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है, देन हम उस चीज को बोलते हैं फोर्स। समझे या नहीं समझे? तो फोर्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज दैट एजेंसी का मतलब बताया ना, जो डिस्ट्रीब्यूट करता है सब चीजें या जो जिसके माध्यम से कोई चीज होता है। It is a force is that agency that helps a body which is in rest to be in motion or a body in motion to be in rest or change its shape or its direction. फोर्स का मतलब ये होता है। अब फोर्स से हम क्या क्या कर सकते हैं? एक तो हमने देखा कि मोशन कर सकते हैं, या कोई बॉडी मोशन में है तो उसको रेस्ट में ला सकते हैं, या फिर हम उसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, या फोर्स से हम क्या बॉडी का शेप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये बोतल, अब इस पे अगर मैं फोर्स लगाऊं तो हो सकता है अगर ज्यादा फोर्स लगा पीछे जाएगा, इसका शेप चेंज हो जाएगा। अगर मैं इधर रखूं और इस पर फोर्स लगाऊं तो ये मूव करना शुरू कर दिया, और अगर मूव कर रहा है मैं इसको फोर्स देकर रोक दूं, रुक गया। तो फोर्स से बहुत सारी चीजें या बहुत कुछ चीजें हम कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे एक साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट तो नहीं बोल सकते, हर बार इस टाइम पे लाइन जाना जरूरी है, इसका हर दिन जाता है। हाँ, साइंटिस्ट तो नहीं बोल सकते, क्या बोल सकते हैं हम उन्हें फिलोसोफर बोल सकते हैं। एरिस्टोटल नाम सुना? एरिस्टोटल साहब ने यह कहा कि दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज छोटे से लेकर बड़े तक इस यूनिवर्स में कोई भी चीज हमेशा रेस्ट में रहना पसंद करता है। ठीक है, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे वो मूव नहीं करेगा। और जो जाहिर सी बात है घर में हम करते हैं, जब तक मम्मी का गाली ना सुनाई दे तब तक सोफे पे पड़े रहते हैं फोन पकड़ के, बेड पे पड़े रहते हैं फोन पकड़ के। मम्मी पहली बार प्यार से बोले बेटा पानी ला दो, नहीं सुना, हाँ ला रहे मम्मी। दूसरी बार बोले, तीसरी बार अबे ला रही है नहीं, जब गाली पड़े तब उठ के जाओगे। या फिर अगर पीछे से भाई आया फोन उठा के ले गया, हाथ पे पड़ा फोन उठा के तब उसके पीछे भागोगे। लेकिन तब तक जब तक फोन आपके पास है आप आराम से सोफे में पड़े हुए होता है ना। अरिस्टोटल साहब का भी वही मानना। ठीक है, वो क्या बोलते थे कि दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो वो हमेशा रेस्ट में रहना पसंद करता है। ठीक है, लेकिन इवेंचुअली और ये बात को बहुत सालों तक माना गया, लगभग 2000 साल तक ये चीजों को माना गया। लेकिन 2000 साल बाद एक फिलोसोफर और है जिनका नाम है गैलीलियो। इनका भी फिजिक्स में बहुत इंपोर्टेंट या बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। अब गैलीलियो साहब आए और उन्होंने जो ये प्रूफ किया जो एरिस्टोटल साहब बोल रहे हैं वो गलत है। कैसे प्रूफ किया? उन्होंने ये देखा, वहां पे उन्होंने इनर्शिया का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, अब इनर्शिया का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करने से पहले या समझने से पहले हम ये समझते हैं। मान लो ये प्लेटफॉर्म है और यहां पे मैंने एक पट्टा रख दिया, ठीक है, यहां पे एक बॉल रखा, तो बॉल क्या होगा? नीचे आएगा, ऑब्वियस सी बात है, आएगा ना। लेकिन अगर मैं अब बॉल को जब यहां से यहां आएगा, ठीक है, यहां से यहां आएगा तब उसका वेलोसिटी या उसका स्पीड इंक्रीज होता हुआ जाएगा, बढ़ता हुआ जाएगा। लेकिन जब मैं दूसरा बॉल ऐसे रख के ऐसे चढ़ाने लगा तो उसका वेलोसिटी डिक्रीज होने लगेगा या नहीं लगेगा? तो इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने एक इनर्शिया का कॉन्सेप्ट दिया, या फिर उन्होंने ये बोला अगर मैं कोई इंक्लाइंड प्लेन में बॉल रखता हूं तो बॉल चला जाता है, अगर नीचे आता है या फिर ऊपर से नीचे जा सकता है। तो ये बोले कि अगर मैं फ्लैट सरफेस में एक बॉल रखता हूं तब भी तो ये मोशन में होना चाहिए, क्योंकि जब इंक्लाइंड प्लेन में है, एरिस्टोटल साहब ने क्या बोला था, दुनिया में कोई भी कंडीशन में हर ऑब्जेक्ट रेस्ट में होना पसंद करता है। तो उन्होंने गैलीलियो साहब ने ये बोला कि मैं अगर ऐसा कुछ सेटअप कर दूं और बॉल को यहां पे रखूं तो ये तो रेस्ट में रहना चाहिए एरिस्टोटल के हिसाब से, लेकिन वो तो नीचे चला गया। तो उस लॉजिक के हिसाब से उन्होंने ये भी बोला अगर एक प्लेन फ्रेम में एक बॉल रखूं और इंक्लाइन में अगर मूव कर रहा है तो इसमें भी मूव करना चाहिए, सीधा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब बॉल को अगर उन्होंने क्या किया, बॉल को ऐसा रख दिया तो बोला कि ये तो अब तो मूव नहीं कर रहा,
तो कहीं ना कहीं इन दोनों के बातों में कॉन्फ्लिक्ट आया। एरिस्टोटल जो बोल रहे थे और गैलीलियो जो बोले, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट आया। तो वहां पे इंट्रोड्यूस हुआ कॉन्सेप्ट ऑफ या लॉ ऑफ इनर्शिया। गैलीलियो साहब ने बोला कि अगर कोई बॉडी मोशन कर रहा है या मूव कर रहा है, गैलीलियो साहब ने क्या बोला, यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया अपना लॉ ऑफ इनर्शिया। अब गैलीलियो साहब ये बोलते हैं कि अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है या रेस्ट में है, दैट इज नॉट बिकॉज कि वो उसका क्या, वो हमेशा रेस्ट में रहना ही पसंद करता है। उन्होंने मोशन का डायरेक्शन ही बदल दिया। मोशन को जिस हिसाब से देखा जाता था जब गैलीलियो साहब से पहले एरिस्टोटल साहब जब थे, उन्होंने वो मोशन को कैसे देखते थे, हर बॉडी ऐसे पड़ा हुआ है, जब तक उसे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना दो वो मूव नहीं करेगा। लेकिन गैलीलियो साहब ने उसको अलग नजरिए से देखा। क्या अलग नजरिए से देखा कि अगर एक बॉल मूव कर रहा है, मोशन में है, वो इसलिए मोशन में है क्योंकि वो फ्रिक्शन को काउंटर कर रहा है। बात को समझो, अगर ये बॉल मूव कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात, मैं अगर मूव कर रहा हूं आगे की ओर तो पीछे एक फ्रिक्शनल फोर्स लगता है जो ग्राउंड, जिसकी वजह से मैं आगे चल पाता हूं। ये हमने इसके पहले चैप्टर में भी देखा था, चलने वाला एग्जांपल। अगर मैं चल रहा हूं आगे तो एक फ्रिक्शन फोर्स पीछे चल रहा है, तो मैं इसलिए मूव कर रहा हूं क्योंकि जो इस फ्रिक्शन को काउंटर करने के लिए और एक दूसरा फोर्स चाहिए, जिसकी वजह से, जिसके कारण से मैं मूव कर पा रहा हूं। गैलीलियो साहब ने ये बोला, और यहां पे आ गया आपका कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया। अब इसको और डिटेल में समझने के लिए उन्होंने और एक एग्जांपल लिया। क्या, उन्होंने ऐसा एक प्लेटफॉर्म बनाया। प्लेटफॉर्म क्या, एक पतीला लिया, ठीक है, इस फॉर्म में ये हाइपोथेटिकल एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया और यहां पे बॉल डाला। तो बॉल क्या होता है, अगर ऐसे कंडीशन में मैं बॉल डालता हूं तो बॉल पहले नीचे आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर आ जाएगा ना। लेकिन अगर मैं यहां से एक साइड, मान लो यहां से यहां तक हाइट कुछ एक्स है, लेकिन जब इस तरफ ऊपर चढ़ रहा होगा, क्या वो एक्स हाइट तक ही ऊपर चढ़ता है? नहीं, थोड़ा सा कम चढ़ता है। अगर इनर्शिया ना नहीं है तो वो तो उस हाइट के लेवल तक जाना चाहिए। ये भी क्वेश्चन था। तो इससे उन्होंने प्रूव कर दिया कि अगर कोई मोशन होता है दैट इज ड्यू टू इनर्शिया। अब मैं बार बार ये वर्ड यूज कर रहा हूं, इनर्शिया इनर्शिया। ये क्या होता है, अब पढ़ेंगे होगी साइंस। इनर्शिया एक बॉडी का, कोई भी बॉडी का एक प्रॉपर्टी होता है। जैसे सॉलिड का प्रॉपर्टी है कि उसके एटम्स पास पास रहते हैं, वैसे ही कोई भी हर ऑब्जेक्ट का अपना इनर्शिया होता है और अपना प्रॉपर्टी होता है। दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उसका एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है कि उसका एक इनर्शिया होगा, ठीक है। और ये इनर्शिया को, इस चीज को मैं लिख देता हूं फिर समझाऊंगा तो समझ में आएगा। इनर्शिया हमारा क्या होता है, इट इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच ए बॉडी कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट इन ए स्ट्रेट लाइन। मतलब अगर मैं इस पेन को इस टेबल पे रख दूं, जब तक उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे वो हमेशा रेस्ट में ही रहेगा। या फिर अगर एक बॉडी मूव कर रहा है, जब तक उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे वो मूव करता ही रहेगा। उस प्रॉपर्टी को, मटेरियल या ऑब्जेक्ट के उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इनर्शिया, ठीक है। अब ये इनर्शिया जनरली बेसिकली 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है। एक होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दूसरा होता है इनर्शिया ऑफ मोशन, और तीसरा होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। अब एक एक चीज को इसको समझेंगे। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है, और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होता है। देखो, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब, रेस्ट क्या यूज है, तो इसका मतलब क्या हो गया, एक बॉडी हमेशा रेस्ट में रहेगा, अपने पोजीशन में रहेगा जब तक उस पर कोई दूसरा फोर्स ना लगे। अब अगर मैं इसका एक एग्जांपल दूं, मान लो आप गाड़ी में खड़े हो, ठीक है, बस में खड़े हो, ठीक है, बस में ट्रैवल किया हो ना, बस में मान लो खड़े हो, अचानक से गाड़ी जो ड्राइवर है वो स्टार्ट कर दिया, तो क्या होगा, आप ऐसे पीछे गिर जाते हो, गिर जाते हो ना। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि गाड़ी पहले रेस्ट में है, आप उसके ऊपर खड़े हो तो आपका पैर गाड़ी के साथ टच में है ना, ये तो ऐसे हवा में उड़ तो नहीं खड़े हो। अगर गाड़ी रेस्ट में तो आपके पाँव में भी रेस्ट में होगा, लेकिन जब अचानक से स्टार्ट होता है तो पैर आपका मूव करने लगता है, लेकिन आपका जो अपर बॉडी पार्ट होता है वो तो रेस्ट में है, इसीलिए आप पीछे की ओर झुक जाते हो या पीछे गिर जाते हो। ये एग्जांपल है आपका इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। तो इसका मतलब क्या होता है, टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू रिमेन इन रेस्ट, ठीक है। अब आते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होगा, कोई बॉडी मोशन में है, उसका जो टेंडेंसी होगा, जब तक वो रुकता नहीं, उसी चीज को हम बोलेंगे इनर्शिया ऑफ मोशन। अगर इसको समझना चाहे, मान लो गाड़ी में आराम से आप बस में खड़े हो, सीट नहीं ऊपर पकड़ के आराम से जा रहे हो, ठीक है, अचानक से ब्रेक मार दिया, आगे गिर जाते हो, गिर जाते हो ना। ऐसा क्यों होता है, आप जब बस चल रहा है आप भी चल रहे हो उसके साथ, आपका जब ब्रेक मारा अचानक से तो आपका लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी रेस्ट में आ गया, लेकिन अपर पार्ट मोशन में था, तो इसीलिए आप आगे झुक गए, और उसी को हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी
टू रिमेन इन मोशन। उसके बाद आता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब ये क्या बोला है, कार में बैठे हो, कार जब चल रहे हैं, चलाते हैं आराम से, सीधा जा रहे हो आप, आराम से बैठे हो, लेकिन एक अचानक से शार्प टर्न आता है, तो ड्राइवर अचानक से घुमाता है गाड़ी को, तो अगर वो लेफ्ट को घुमाता है तो आप राइट की ओर झुक जाते हो, या फिर अगर वो राइट को घुमाता है आप लेफ्ट की ओर झुक जाते हो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब गाड़ी मूव किया तो उसका सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ द कार वो भी मूव किया, लेकिन आपका बॉडी उस टाइम पे नहीं मूव कर रहा है, तो इसीलिए उसको प्रेजेंट करने के लिए ये हमारा बॉडी साइड में झुक जाता है, और इसी चीज को हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, तो ये बोलते हैं इनएबिलिटी ऑफ द बॉडी टू चेंज इट्स डायरेक्शन। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आया इनर्शिया का क्या होता है? अब इनर्शिया तो समझ गए सर, ये तो मटेरियल प्रॉपर्टी है, हम समझ गए। अब जैसे नंबर ऑफ एक सब्सटेंस में, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में कितने एटम्स होते हैं वो हम पता कैसे करते हैं? एवोगाड्रो नंबर करते हैं ना, केमिस्ट्री याद है? चलो, तो अगर या फिर एक क्वांटिटी अगर हमें पता करना होता है तो हम मोल से पता करते हैं। तो क्वांटिटी क्या है? एक पार्टिकल का या एक ऑब्जेक्ट का फंडामेंटल क्वांटिटी या फंडामेंटल क्या बोलते हैं उसे, प्रॉपर्टी है ना। वैसे मैंने आपको बोला इनर्शिया भी एक प्रॉपर्टी है, तो है मटेरियल का, तो एक मटेरियल का प्रॉपर्टी वो मेजर भी करना जरूरी है। तो मेजर कैसे करें? मेजरमेंट कैसे करें? जो इनर्शिया है इसको मेजर किया जाता है मास से। मेजर यूजिंग कैसे? आप पूछो सर कैसे? क्या सर कुछ भी बोल रहे हो, वजन को मास से करते हैं, इनर्शिया कहां से आ गया मास का? समझो बात, मुझे ठीक है, मैं यहां पे खड़ा हूं, मान लो मेरा वजन अभी या मेरा मास मान लो 50 केजी या 100 केजी, 100 केजी मान लो, ठीक है। कोई इंसान आया मुझे उठाने, मुझे इजीली मूव कर पाएगा या आपको इजीली मूव कर पाएगा? दोनों पे सेम फोर्स लगा, मान लो मेरे पे 10 न्यूटन फोर्स लगा, आप पे भी 10 न्यूटन फोर्स लगा, मैं इजीली मूव होऊंगा या आप इजीली मूव होंगे? आप इजीली मूव होंगे क्योंकि आपका मास मेरे से कम है। तो जिसका ज्यादा मास उसका ज्यादा इनर्शिया, जिसका कम मास उसका कम इनर्शिया। तो इनर्शिया को हम मेजर कैसे किए? मास से किए, तो मास से हम इनर्शिया को मेजर कर सकते, समझे? हाँ या ना? उसके बाद और एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हमें जरूरत पड़ेगा आगे, वो है लीनियर मोमेंटम। ये चीज भी आप छोटे क्लासेस में पढ़े हो। आज जो बातें हम कर रहे हैं वो बेसिकली हम छोटे क्लासेस का पढ़ाई जो 9th क्लास में पढ़े हैं उसको रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। हालांकि लॉस वगैरह भी आप छोटे 9th क्लास में पढ़े हो, हम वो भी पढ़ेंगे, लेकिन उधर भी थोड़ा एडवांस ऊपर लेवल तक जाएंगे। मोमेंटम में भी हम थोड़ा ऊपर लेवल तक जाएंगे। देखो क्या होता है मोमेंटम का मतलब, क्या होता है मोमेंटम है क्या? देखो बात को समझना, मान लो मैं दो सेम आइडेंटिकल पीस ऑफ ग्लास यहां पे रखा, ठीक है, रखा। मैं एक पे एक कैप ऐसे गिराया और दूसरे ग्लास पे इतना बड़ा पत्थर ईंट लाया, ईंट गिरा दिया। जिस पे क्या गिराया क्या वो ग्लास टूटेगा, लेकिन जिस पे ईंट गिराया वो क्या होगा? चकनाचूर हो जाएगा ना। तो इससे, इस कॉन्सेप्ट से या हमें यह पता चलता है अगर किसी बॉडी का मास ज्यादा होता है, अब अगर मास ज्यादा है तो उसका इनर्शिया ज्यादा है, तो उसका मूवमेंट भी ज्यादा होगा, इसके वजह से वो टूटा। क्योंकि जब भी मैं ऊपर से नीचे देखता हूं दोनों का वेलोसिटी तो सेम होगा, जी से आएगा, चाहे वो पत्थर हो चाहे वो क्या हो, लेकिन एज बिकॉज मास अलग अलग था वो टूट गया। अब मैं ये बताता हूं और एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। यहां पे दो ग्लास रखे हैं, ठीक है, मैंने दो आइडेंटिकल छोटे छोटे पत्थर लिए, ठीक है, एक पे मैं ऐसे फेंक के मारा और दूसरे पे वही छोटा पत्थर सेम मास उसको ऐसे फेंक के मारा। जिसको ऐसे फेंक के मारूंगा वो ग्लास टूटेगा, क्यों? क्योंकि वहां पे वेलोसिटी ज्यादा हो जा रहा है। जहां पे ऐसे करने फेंका उसका वेलोसिटी कम है, इसलिए वो टूटा नहीं। तो इस कॉन्सेप्ट से हम समझ सकते हैं कि मोमेंटम होता क्या है। अब मोमेंटम को समझने के लिए मोमेंटम को हम डिफाइन कैसे करते हैं? मोमेंटम इज डिफाइंड एज मास इनटू वेलोसिटी। जिसका ज्यादा मास उसका ज्यादा मोमेंटम, जिसका ज्यादा वेलोसिटी उसका ज्यादा मोमेंटम। अब जब मैं यहां पे बोल रहा हूं मास, जिसका मास ज्यादा उसका ज्यादा मोमेंटम, उस टाइम पे दोनों का वेलोसिटी सेम होना जरूरी है, ठीक है। और जब मैं बोल रहा हूं वेलोसिटी ज्यादा तो मोमेंटम ज्यादा, उस टाइम पे दोनों का मास सेम होना जरूरी, ठीक है। P इज इक्वल टू m इंटू वी, m होता है मास, v होता है वेलोसिटी। तो मोमेंटम का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? मास का होता है केजी और वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकंड, ये होगा उसका ऐसा यूनिट। और इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? m l t टू द पावर -1, ये डायमेंशन हो जाएगा, डायमेंशन फॉर्मूला। चलो ये हो गया आपका लीनियर मोमेंटम के बारे में। अब यहां पे जो मोमेंटम है वो स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी?
वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर इनटू स्केलर क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी। तो p इट इज ए मोमेंटम इज ए क्या? इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। हुआ? चलो अब यहां पे हम देखते हैं कि मास और वेलोसिटी को वैरी करने पे मोमेंटम कैसे वैरी होता है। ठीक है, उस चीज पे थोड़ा नजर डालें। चलो मान लो केस वन पे लेते हैं हम कि केस वन में हम लेते हैं जिनका दो बॉडी है जिसका मास अलग अलग है, मान लो m1 एंड m2, लेकिन वेलोसिटी दोनों का क्या है? सेम। ठीक है, तो p1 हमारा कितना हो जाएगा? m1v, और p2 हमारा कितना हो जाएगा? m2v। जो हाँ, अब यहां पे मैं ये मान के चलता हूं कि जो m1 है वो ग्रेटर देन m2 है, मतलब मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करता हूं तो क्या हो जाएगा? p1 by p2 इक्वल टू m1v by m2v। ये होगा v गेट्स कैंसिल, ये होगा या नहीं होगा? तो यहां से हमें क्या पता चलेगा? अगर m1 इज ग्रेटर देन m2 देन p1 इज ग्रेटर देन p2। ये इस रिलेशन से हमें पता चल रहा है। अब अगर मैं इसका दूसरा केस लूं, दूसरा केस क्या? केस 2 में अगर मास मान लो मैं सेम लूं, दो ऑब्जेक्ट है जिसका मास सेम है लेकिन वेलोसिटी अलग अलग है, मान लो इसका v1 है और इसका v2 है, और मैं यही अज्यूम करके चल रहा हूं v1 इज ग्रेटर देन v2। ठीक है, तो p1 हमारा कितना हो जाएगा? mv1 होगा, और p2 हमारा कितना हो जाएगा? mv2 होगा। अब इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो p1 by p2 दैट विल बी इक्वल टू कितना? mv1 by mv2। तो mm गेट्स कैंसिल, तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है? अगर v1 इज ग्रेटर देन v2 होता है देन p1 हमारा ग्रेटर देन p2 होना जरूरी क्या होगा? है ना? अब इसमें दो केसेस तो देखिए। अब अगर कुछ ऐसा है, क्या है केस 3 में, अगर मैं मान लो दो ऑब्जेक्ट लिए हुए हैं, ठीक है, उसका मास हमें पता नहीं और वेलोसिटी का हमें पता नहीं, ठीक है, लेकिन यह है कि दोनों का मूवमेंट सेम है, मतलब यहां पे p1 इक्वल टू मान लो p2 हो गया। दोनों का मूवमेंट, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट है जिसका मास के बारे में हमें पता नहीं, मान लो इसका मास हो गया m1 और इसका मास हो गया m2 और इसका वेलोसिटी हो गया v1 और इसका वेलोसिटी हो गया v2। ठीक है, तो मोमेंट दोनों, लेकिन मोमेंट दोनों का इक्वल है, तो मास और वेलोसिटी वो कैसे वैरी करेंगे? तो उसको देखने के लिए हम क्या कर सकते हैं? m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2 ये होगा, क्योंकि p1 का फॉर्मूला होता है m1 v1 और p2 का वैल्यू होगा m2 v2। तो p1 m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। तो अगर मैं यहां पे करूं m1 by m2 तो दैट विल गिव मी v2 by v1 ये होगा। तो अगर इफ m1 इज ग्रेटर देन m2, अगर m1 m2 से बड़ा होता है, ठीक है, तो v1 क्या होगा? देन v1 इज लेस देन v2 ये होगा। ये इन्वर्स प्रोपोर्शनल है ना? या फिर इसको अगर मैं ऐसा लिखूं m2 इज ग्रेटर देन m1 तो v2 विल बी लेस देन v1 ये होगा। अब इसमें अगर कंफ्यूजन हो रहा है, एक आसान सा एग्जांपल देता हूं। मान लो एक 100 किलो का पत्थर लिए और एक 10 किलो का पत्थर लिए, ठीक है, दोनों का मूवमेंट सेम है, लेकिन या मूवमेंट के बारे में मानो भी, अगर मैं 100 किलो पत्थर पे से और 10 किलो पत्थर पे सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगाऊंगा, किसका वेलोसिटी ज्यादा होगा? 10 किलो वाले का, क्योंकि हल्का है वो आराम से भाग जाएगा, लेकिन 100 किलो वाले नहीं जा पाएगा। तो जिसका ज्यादा मास उसका कम वेलोसिटी, और जिसका ज्यादा कम मास उसका ज्यादा वेलोसिटी, वो इससे पता चलता। हाँ, तो क्या ग्राफ के बारे में बात करते हैं ना, तो जब वेलोसिटी हमारे यहाँ पे सेम है या कांस्टेंट है तो उसका ग्राफ कैसा होगा? ये किसके ग्राफ के बारे में बात कर रहा हूं? मोमेंटम वर्सेस मास का ग्राफ कैसा होगा? अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो मोमेंटम वर्सेस मास का ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन ऐसे होगा, क्योंकि जैसे जैसे p बढ़ता जाएगा वैसे वैसे m1 बढ़ता जाएगा, या फिर जैसे जैसे p2 बढ़ता जाएगा वैसे वैसे m2 बढ़ता जाएगा, है ना? अब अगर हम दूसरे वाले केस में आ जाए, इधर यहां पे क्या कांस्टेंट था? मास, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? p वर्सेस m, ये भी ऐसा बनेगा बढ़िया नहीं। लेकिन जो इसका ग्राफ होगा थर्ड वाला वो कैसा होगा? इसका तो मैं ग्राफ बनाऊं कुछ ऐसा। अब यहां पे मोमेंटम तो कांस्टेंट है तो हम यहां पे बनाएंगे v वर्सेस m, ये केस 3 का ग्राफ है, ठीक है, केस 3 का v वर्सेस m, तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा? कैसा स्ट्रेट है? जब m बढ़ रहा है v घट रहा है ना, जब m1 बढ़ रहा है v1 घट रहा है, तो स्ट्रेट लाइन कैसे होगा? कुछ ऐसा होगा उसका ग्राफ। ये मूवमेंट यहां पे क्या कांस्टेंट है? यहां पे v कांस्टेंट, यहां पे m, यहां पे मास, तो मैं क्या लिख रहा हूं? कांस्टेंट है क्या है? v कांस्टेंट, तो ये होगा m, और यहां पे m कांस्टेंट, तो ये होगा v, और यहां पे मोमेंट कांस्टेंट होगा।
समझे या नहीं समझे? पक्का? ये था आपका जो बेसिक नॉलेज हमें जाना, जिससे हम लॉज ऑफ मोशन जो टॉपिक है, मतलब जो न्यूटन साहब के जो सारे लॉज है, जो उन्होंने लॉ दिए, उसके बारे में हमें पढ़ने में ये सारी चीजें मदद करेंगे। ठीक है, आपको मोटा मोटी अंदाजा लगता है कि मोशन क्या होता है, किसकी वजह से होता है, या क्या होता है उसमें? आया अंदाजा या नहीं आया? सुप्रिया, समझ में आया? हाँ, चलो आज के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट क्लास लेंगे।